हाँ। परीक्षा के चल रहे हैं तो हमने सोचा चलो अब आप फिर मैं भी अपन दोनों ही कर रहे हैं इस मीटिंग को, और पिताजी की यादों के साथ आप सब लोगों के सहयोग से, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस मन से बैठे हैं उससे और बेहतर मन से हम उठें, और क्यों ना एक दूसरे को थोड़ा सा गुदगुदाएं, थोड़ा प्रेरित करें। जनक दीदी, आपका स्वागत करता हूं, और किसी प्रार्थना से बात भी गा सकते हैं, मधुबन कुछ भी गा सकते हैं। सुनाइए। चलो। ओ मेरे मित्र, ओ मेरे मित्र, अपने हृदय की वाटिका में प्रेम के गुलाबों के सिवा कुछ भी ना उपजा, कुछ भी ना उपजा। और प्रेम तथा कामना की कोकिला के प्रति अपनी निष्ठा को दृढ़ता पूर्वक धारण किए रहे। धर्मात्माओं की संगत को बहुमूल्य समझ, और पापात्माओं के संसर्ग समागम से पूर्णतः दूर रहे, पूर्णतः दूर रहे। थैंक यू दीदी, थोड़ा सा इसका मतलब भी समझाएं हमारे को, और ताकि हम और इसकी गहराई में उतर सकें। ये अपने प्रेम, अपने हृदय में प्रेम के गुलाबों, अपना हृदय में खेती करनी है तो प्रेम के गुलाब उपजाने हैं, और कुछ नहीं। प्रेम रूपी गुलाब उपजाने हैं हृदय में, और कुछ भी नहीं उपजाना इसमें, और कुछ भी नहीं उपजाना। प्रेम तथा कामना, ईश्वर से कामना करते रहना कि हमारे अंदर ये प्रेम बना रहे, उसको अपनी पूरी निष्ठा से दृढ़ता पूर्ण धारण करके रखना। अपनी निष्ठा भी रखनी है और दृढ़ता भी रखनी है कि मुझे प्रेम के अलावा यहाँ कचरा नहीं आने देना दिल में। तो कचरा मुक्त करके, बल्कि हमें अगर है भी तो प्रेम के गुलाब उपजाने हैं, और धर्मात्माओं की संगत को बहुमूल्य समझो। ये सृजन जो है, ये धर्मात्माओं की संगत है, इसको बहुमूल्य समझो, और पाप आत्माओं से दूर रहना है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, सब कुछ तो आ गया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, विज्ञान भारती का एक बहुत बड़ा अनुभव लेकर जनक दीदी एक बहुत बड़ा सम्मान लेकर आई हैं। काफी चीजें इधर उधर सब सिखा कर आई हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात है कि जो हमारे पास, इनको हम हर बुधवार मिलते हैं, जिनके पास कभी भी जाकर हम प्रत्यक्ष मिल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा ही होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये व्यक्ति हमारे शहर और प्रदेश के बाहर भी किस तरह से अच्छी बातें फैला रहे हैं, और हमें पूरा कई बार हम उनसे नहीं सीख पाते। और मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूं कि मेरा तो जीवन इन्होंने ऐसा बदल दिया है पूरा का पूरा, कि ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि मैं कोई ऐसे काम ना करूं जो जनक दीदी को इम्प्रेस करने के लिए ना करूं। मुझे पता होता है ये कर रहा हूं तो शायद जनक दीदी खुश हो। तो वो जनक दीदी का भूत एक ऐसा है जो सिर पे बैठा होता है। तो कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से, और सबसे बड़ी कोशिश तो मेरी जो चल रही है वो यही है कि बाथरूम मेरा प्लास्टिक फ्री 90% हो गया है, और
तो दंत मंजन खुद का बनाता हूँ, शेविंग क्रीम काम में नहीं ले रहा हूँ, पाउडर, टूथपेस्ट, ये अपना परफ्यूम, डाई और शैम्पू और ये क्रीम और ये सब कुछ भी यूज नहीं करता। तो काफी कुछ तो फ्री हो चुका है। साबुन भी वो खरीदता हूँ जो बिना रैपर के आए। तो देखिए कहाँ तक जाते हैं। मैं बहुत ही आदर और सत्कार के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आज क्या सुना रहे हैं आप? थैंक यू भरत। और आपने आज हमें गीता से मिलवाया। वी नो हर वेरी वेल। उनके हाँ पापा सर, मैंने हमारे आपको पहचाना। मित्र हैं। यस सर। नमस्ते। क्या बात है, अरे वाह, पुरानी। और इंदौर में शी वॉज इंटीरियर डेकोरेटर। हमारे घर का काफी पार्ट इन्होंने ही डेकोरेट ओ, किया हुआ है। तो न सिर्फ ये खाने को डेकोरेट करती हैं बल्कि घर को भी डेकोरेट कर देती हैं। हाँ, अरे घर को भी सर, करती थी। सर ये मेरे दो ही इंटरेस्ट थे और मैंने दोनों को प्रोफेशन बना दिया था सर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। गीता, कब आ रहे हैं इंदौर आप? सर बस 1-2 महीने में पक्का आ रही हूँ, आपसे जरूर देखिए मिलूंगी ठीक है, मैडम देखिए, जी। ठीक है। अब हम अभी आपका क्या सडन। तो गीता जी, अब आपका या अभी धीरे धीरे सबसे परिचय हो ही जाएगा। और डॉक्टर पंजाबी तो देखिए हमारे सबके बड़े प्रिय हैं। सुनाइए डॉक्टर साहब। या ये किशोर का सॉन्ग है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले, कभी छांव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहां दूर नजर दौड़ाए, आजा गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो, कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू भरत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सबका प्रिय गीत। और बहुत आनंद आया आपको सुनकर। दोस्तों, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ससुर जी, डैडी, पापा जी, एलएस साहब। आप कहाँ पर हैं इस वक्त? अहमदाबाद में, जयपुर में है, दिल्ली में है? जयपुर ही है। जयपुर में। कहिए, अपनी बात कहिए, एलएस खंडेलवाल साहब। ऐसा है,
अपने से काफी सदस्य गए रिटायर्ड लाइफ निकाल रहे हैं, उसके लिए कोई समाज सेवा करता है, कोई परोपकार करता है, कोई अगर किसी चीज में एंगेज हो जाता है, फिर भी काफी टाइम बच जाता है जिसको पास करना मुश्किल होता है। तो मैंने एक रिटायर्ड सर्जन से पूछा, आप टाइम कैसे पास करते हो? जवाब में उसने कहा, आपको मैं कल का एक उदाहरण देके समझाता हूँ। एक ज्वेलरी के भविष्य शोरूम से मैं और मेरी पत्नी 5 मिनट में भी बाहर निकल आए। बाहर आकर देखा तो शोरूम के बाहर चालान की रसीद बुक लिए कार के पास ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था। हमारे निकलते ही उसने कहा, 1,000 रुपये का चालान भरो। हमने उससे कहा, भाई अभी मुश्किल से 5 मिनट के लिए हम अंदर गए थे, इस बार जाने दो प्लीज। अगर तो बोला, सभी ऐसे ही बोलते हैं, पर जब 1,000 रुपये जेब से लगेंगे तब समझ में आएगा। मैंने बोला कि मैं एक रिटायर्ड हूँ और मेरे सफेद बाल की तो शर्म करो। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन फिर बोला, लाखों की गाड़ी में घूमते हो और महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदते हो, फिर 1,000 के लिए अजीजी करते हो। आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ, चलो 200 रुपये दे दो। मैंने पूछा, इस 200 रुपये की रसीद तो मिलेगी? उसने मना किया, यदि अगर कायदेसर करना है तो 1,000 रुपये लगेगा। मैंने दलील दी कि रसीद तो देनी पड़ेगी ना, बिना रसीद कैसे चलेगा। और फिर मैंने बहुत दलीलें दी तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और बोला, कायदे की बात करते हो, अब मैं आपको कायदा समझाता हूँ। एक मिरर टूटा हुआ है, पीछे की नंबर प्लेट भी टूटी हुई है, आपके पास पीयूसी भी नहीं है, अब तो दंड के 8,000 रुपये देने होंगे। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तू समझा इस पुलिस वाले को। फिर उसके साथ ही उसी तरह की चर्चा चली। 30 से 40 मिनट लग गए। इतनी देर में सिटी बस आ गई। हम बस में चढ़ गए क्योंकि वो कार हमारी थी नहीं है। अब पुलिस वाला बेचारा हमें देखता रह गया, बोलो टाइम पास हुआ कि नहीं। वाह उसने कहा कि अब आप भी कोई एक आजमाया हुआ तरीका हमें बताएं जिससे कि हम आगे चल के काम करें। वाह वाह, क्या बात है। वो लोग जो जमीन से जुड़कर जमीन पे बैठते हैं, उन्हें गिरने का डर भला क्यों होगा? सही बात है, बहुत बढ़िया, वाह। तो पापा आजकल आप यही सब कुछ कर रहे हो? क्या बाकी क्या कर लोगों रहे का हैं? पता नहीं, सड़क पे पता नहीं, लेकिन हम लोगों को तो आप प्रेरित कर रहे हो। तो आई थिंक आपका टाइम पास हमें बहुत सारी चीजें सिखा देता है। आपको बहुत प्रणाम। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री GS सिंह साहब, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में गर्मी कैसी पड़ रही है सर? भैया बहुत ज्यादा है टेम्परेचर की फीलिंग। टेम्परेचर कम है लेकिन फीलिंग जो है बहुत ज्यादा है। 10 डिग्री का फर्क है फीलिंग में और एक्चुअल में। तो भैया सबसे पहले सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं। मैं एक छोटी सी एक जीवन साथी की व्याख्या है, बहुत जो है छोटी लाइन है। पति के कंधे पर सिर रखकर पत्नी ने कहा, इन कंधों पर कब तक मुझे सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया। पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं देते, जब तक लोग कंधा नहीं देते। बहुत छोटा सा शब्द है। अमेजिंग। भैया लुटे बुझे हुए परित्यक्ता पत्नी से बहुत दिनों बाद उसका शौहर मिलने जो आता है, तो उसको देख के कह रही हो कि लुटे बुझे हुए बन के नवाब आए हैं, बाद मुद्दत के वो देने जवाब आए हैं। उम्र भर ढूंढती रही मैं ठिकाना जिनका, शबाब ढल गया जब तब जनाब आए हैं। क्या बात है, वाह वाह सिंह साहब, वाह। सिंह साहब, वाह। धन्यवाद चंद्र भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चंद्र भाई आपसे कुछ सीखता हूँ। भैया तीसरी है कि ऐसे लोग समझदार और बेवकूफों की जब तुलना करते हैं तो उस तुलना में एक चीज निकल के आती है। वो लिखने का प्रयास किया है। कोई कहता समझदारी में उसका है नहीं सानी, कोई कहता समझदारी में उसका है नहीं सानी, कोई कहता है बेवकूफों में करता है वो मनमानी।
हकीकत में समझदारी व बेवकूफी बराबर हैं। हकीकत में समझदारी व बेवकूफी बराबर हैं, नहीं सुनते किसी की, दोनों करते अपनी मनमानी। नहीं सुनते किसी की, दोनों करते अपनी मनमानी। वाह, भैया, जो तुम्हारा नहीं मत प्रतीक्षा करो, जो तुम्हारा नहीं मत प्रतीक्षा करो, जो परे हो पहुंच से न इच्छा करो, ना उपेक्षा करो ना अपेक्षा रखो, सबसे पहले स्वयं की समीक्षा करो। सबसे पहले स्वयं की बिल्कुल समीक्षा। सही, सही बात। वाह, वाह, वाह। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए आपके जीएस सिंह साहब, कितनी मजेदार बातें आपने सुनाई। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ विजय आनंद पचौरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या आज लेकर आए आप अपने व्यंजन की थाली में? सुनाइए। नहीं, आप म्यूटेड है, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लें भाई साहब। हाँ आवाज सुनाइए। आ रही है भैया? हाँ बहुत अच्छी आ रही है। सर, ये बड़ा आजकल शोर मचा हुआ है जगह जगह कि पेड़ काट रहे हैं और लोग पेड़ों से चिपक रहे हैं, और पेड़ काटने पे बड़ा दर्द लोग बता रहे हैं अपना। सब जगह इंदौर में भी हमारे ये फैशन चल रहा है। तो एक मैं कविता सुनाता हूँ आपको। जंगल, जानवर और आदमी। सदियों भटका है जंगलों में आदमी, आज छूट गई है आदिम युग की बेबसी। घातक मक्कारियों और फितरतों के साथ अब और भी जंगली हो गया है आदमी। वाह 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 वाह। सदियों भटका है जंगलों में आदमी, आज छूट गई है आदिम युग की बेबसी। घातक मक्कारियों और फितरतों के साथ अब और भी जंगली हो गया है आदमी। जंगल में बेवजह नहीं छेड़ता कोई किसी को, जंगल में बेवजह नहीं छेड़ता कोई किसी को। पेट भरा जानवर हमलावर नहीं होता, मगर भरे पेट का आदमी हो जाता है हिंसक और जंगली। मिटा रहा है जंगलों का अस्तित्व अपनी हवस में। वाह। मगर पेट भरे भरे पेट का आदमी हो जाता है हिंसक और जंगली। मिटा रहा है जंगलों का अस्तित्व अपनी हवस में। हमने देखा है, हमने देखा है जंगल की बाढ़ में एक ही लट्ठे पर मिल बैठते हैं सांप, गिलहरी और पक्षी। हमने देखा है जंगल की बाढ़ में एक ही लट्ठे पर मिल बैठते हैं सांप, गिलहरी और पक्षी। चिड़िया करती है दूसरे पक्षी का पोषण, फंस जाते हैं जब कभी कुदरत की कहर में। अब आदमी कहर बरपा रहा है कुदरत पर, अब आदमी कहर बरपा रहा है कुदरत पर। विकास की विनाशकारी अंधड़ में आदमी हो गया है आदमी के खून का प्यासा। नहीं देखी गई ऐसी हवस कभी विकास के इतिहास में, नहीं देखी गई ऐसी हवस कभी विकास के इतिहास में। देखा है आपने कितना शोर मचाती है टिटहरी जब घुसाए कोई सांप पेड़ की खोल में। दूसरों का जीवन बचाने बाज झपट पड़ता है सांपों पर, बचाने जंगल की समन्वय संस्कृति। दूसरों का जीवन बचाने बाज झपट पड़ता है सांसों पर, बचाने जंगल की समन्वय समिति। ये सर, ये दृश्य मैंने गोलापल्ली के जंगल में देखा था। जब घुस आए कोई सांप पेड़ की खोल में, दूसरों का जीवन बचाने बाज झपट पड़ता है सांपों पर, बचाने जंगल की समन्वय संस्कृति। कितनी बेरहम हो गई है आदमी की हवस, मारे जा रहे हैं बेगुनाह अहंकार भरी जिद में। दुनिया चुप है मुंह फेरे अंधों सी, आसमान ढक गया है बारूदी धुएं में। कितनी बेरहम हो गई है आदमी की हवस, मारे जा रहे हैं बेगुनाह अहंकार भरी जिद में। दुनिया चुप है मुंह फेरे अंधों सी, आसमान ढक गया है बारूदी धुएं में। कहते हैं सभी जंगल राज चल रहा है, कहते हैं सभी जंगल राज चल रहा है, मगर कहाँ है यहाँ जंगल सी खामोशी और ठंडक। मगर कहाँ है यहाँ जंगल सी खामोशी और ठंडक। बदले की आग में जला जा रहा है इंसान का वजूद, बदले की आग में जला जा रहा है इंसान का वजूद। अब नहीं बचा है जज किसी को,
अब नहीं है जज्ब करने की समझ किसी में, अब किसी को जज्ब करने की समझ नहीं है किसी में। लौटना होगा हमें जंगलों की पुरातन संस्कृति की तरफ, लौटना होगा हमें जंगलों की पुरातन संस्कृति की तरफ। लिखे गए जहां धर्म और मर्यादा के महाकाव्य, शांति में तलाशने सुकून भरी जिंदगी, निकलना चाहिए आदमी का जंगलीपन सभ्यता और संस्कृति के नए विकास में। लौटना होगा हमें जंगलों की पुरातन संस्कृति की तरफ, लिखे गए जहां धर्म और मर्यादा के महाकाव्य, शांति में तलाशने सुकून भरी जिंदगी, निकलना चाहिए आदमी का जंगलीपन सभ्यता और संस्कृति के नए विकास। नमस्कार। वाह विजय भाई, जय हो आपकी। देखिए दोस्तों, क्या अद्भुत, क्या बात बोली है। मनुष्य ज्यादा जंगली होते जा रहा है। कई बार हमको ऐसा लगता है, देखिए जनक दीदी, आपने बताया था आपने जिम्मी के बारे में कि उनको गायों को हॉर्न बजाना में भी दिक्कत आती थी रास्ते में अगर आ जाए। मेरे साथ बहुत अद्भुत घटना हुई थी 3 दिन पहले। रात को अस्पताल से लौट रहा था, लेट नाइट थी, शायद 11-12 बजे, कितनी बज रही थी, और हमारी गली के अंदर कुछ कुत्ते रास्ते में सो रहे थे। और प्राय ऐसे ही होता है कि आप जोर से हॉर्न बजाओ वो तो भाग ही जाएंगे, नहीं बजाओगे तो भी भाग जाएंगे, और आपको लगता है कि जगह खाली करो। पहली बार लाइफ में मेरे मन में ऐसे ख्याल आया और मैंने दूर से ही गाड़ी को धीरे से रोका, रिवर्स में ली और दूसरी गली से अपने घर आया। मैंने सोचा अरे सोने दो उनको यार, क्या उठाऊं। बहुत बढ़िया। पर ये ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगा के, दिमाग तो लगाता तो शायद नहीं होता ये, पर ऐसे ही मन में ख्याल आया। फिर मैंने कहा यार, कहाँ जिम्मी जी थे जो हॉर्न भी नहीं बजाते थे गायों के झुंड को, तो मैं भी नहीं बजाता हूँ। कभी कोई भेड़ वेड़ हो जाए, गाय इकट्ठी हो जाए, मैं गाड़ी खड़ी करके उधर ही सोच लेता हूँ 15 मिनट ऐसे ही खड़ा रहूँ, 15 मिनट के अंदर सब खाली हो जाता है। हॉर्न बजा बजा के गायों के झुंड में से मैं नहीं निकलता। ये सब जनक दीदी ने परेशान किया हुआ है दोस्तों। चलिए खैर, अब आगे बढ़ता हूँ, समय की सीमाएं। मैं ममता सक्सेना जी आपको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू विजय भाई, आपको बहुत धन्यवाद। ममता जी आइए। नमस्कार सभी को। जनक दीदी और मेरी एक गुरु डॉक्टर जयश्री सिक्का जी, उनका सानिध्य में मैं कई वर्षों से हूँ। और क्योंकि बॉटनी में मैंने एमएससी किया था अपने समय में और पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ, तो आज वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे है। और जैसा कि जनक दीदी इन सब चीजों को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं, उसी तरह से मैंने भी कुछ लाइनें लिखी हैं। क्योंकि आजकल, पहले के समय में हम लोग पेड़ पौधों और इन सब के नीचे ही बैठ के अपना गर्मी का समय बिता देते थे। नादें और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। माँ का मतलब ज्यादा गर्मी होती थी तो मुझे बचपन की याद है, मम्मी मेरी अपनी साड़ी गीली करके दे देती थी। बस्तर में थे तब हम लोग, तो वो ओढ़ के बैठ जाने में इतना सुकून मिलता था। पर आजकल हर कमरे में एसी है, हर घर में एक नहीं तो 2 रेफ्रिजरेटर हैं, और ये हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स में भी पूरा एसी है। हालांकि मैं इनका विरोध नहीं कर रही हूँ, पर जरूरी है जहाँ की जैसे वैक्सीन्स हैं वो प्रिजर्व करने के लिए यूजफुल है। हॉस्पिटल्स में ओटी में एसी होना बहुत जरूरी है। तो इसका हर चीज की अति बुरी होती है। तो हम पर्यावरण को खुद ही अपनी सुख सुविधाओं के लिए मिटा रहे हैं। उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। जनक दीदी, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। आओ मिलकर करें प्रयास, प्रशीतन उपकरणों के कारण न हो पर्यावरण का ह्रास। नई तकनीकों, अनुसंधानों, कृत्रिम साधनों के दुष्परिणामों का है तुमको कोई एहसास? अपने आराम सुख सुविधाओं के लिए गुम हो गए वृक्षों के सारे अल्फाज धरा कर रही है बहुत क्रंदन।
आधुनिक संसाधनों उपकरणों की भीड़ में त्रस्त बढ़ते तापमान के हो रहा है संसार का विनाश। प्रशीतन के अति उपयोगों से सुरक्षा आवरण पृथ्वी का तार तार हो रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के दुरुपयोग का हम सब भोग रहे नकारात्मक प्रतिफल। आज ठंडक पाने की धुन में झुलसेगा तन मन से, भीषण उष्मा से दहकेगा जीवन का हर पल। भविष्य में हम बहुत तेज गर्मी से त्रस्त होने वाले हैं। कृत्रिमता की अंधी दौड़ में छूटे खेत खलिहान घर आंगन, हम होते जा रहे अपनी माटी से दूर। सिक्के के दो पहलुओं से बनता है जीवन। मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अगर हम एक पहलू देखें तो उसमें सकारात्मकता होती है और दूसरे में नकारात्मकता। तो सिक्के के दो पहलुओं के बीच हमें बनाना होगा संतुलन। आएगी खुशहाली और होगी हरियाली भरपूर। अति सर्वत्र वर्जते संरक्षित भोजन, प्रशीतन और रहन सहन के परिवर्तन से कर रहे हम स्वयं का शरण। हम अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं। खुद के पैरों पर मार कुल्हाड़ी, परिवेश को धता बताकर मानव बन रहा स्वयं के ही विनाश का कारण। अभी भी समय नहीं छूटा हाथों से। अपने भविष्य को संवारने के लिए उठो सहेजो, बढ़कर छेड़ दो नव अभियान। परिस्थितियों के संतुलन की बागडोर थाम कर नव आरोहण करो दो कोई नया ऐलान। स्वस्थ संरक्षित मन तन दोनों करने के लिए नियंत्रित करना होगा बाह्य वातावरण का कम तापमान। शुद्ध हवा, हरियाली, सजो, कृत्रिम उपकरण, प्रशीतन के सीमित आवश्यक उपयोग से करें हम संरक्षित पर्यावरण। नव विश्व क्रांति का बिगुल बजाकर रखना होगा हम सबको बढ़ते हुए बाहर के तापमान पर नियंत्रण। 2024 का ये वर्ल्ड एसोसिएशन द्वारा, जो पर्यावरण संरक्षण का एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये एक थीम बनाई गई है कि बाह्य तापमान को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाना है। तो आज रेफ्रिजरेशन डे है, उसके लिए मैंने ये अभी कुछ लिखी, कच्ची पक्की सी थी। नहीं, पर आपने अच्छा लिखा ममता जी, आपको बहुत धन्यवाद। और वास्तव में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा चीजों का उपयोग ना करें। और ये एक ऐसा एंगल है कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि जस्ट हम बिकॉज अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज को खरीद लें या अपने कब्जे में कर लें। थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। सुरेश रायकर साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सुनाइए अपनी कुछ बात। आपके दोहे हमने योगावली आपकी बड़ी पसंद आई लोगों को। थैंक यू सो मच। सुनाइए आज क्या सुना। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, समाज रत्न के पुरस्कार प्राप्ति के लिए। और मैं सभी से चाहूंगा कि आपको बधाइयां दें सभी अवसर पर। और आज मैं कुछ राजनीति पे ही सुनाना चाहूंगा। हालांकि दलगत राजनीति से ऊपर है सब कुछ, आपको लगेगा नहीं कि राजनीति है, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गए हैं। तो चुनाव पे लिखी हुई एक कविता मेरी जो अभी ताजी ताजी है, यूट्यूब पे भी डाली है मैंने, तो सुनिएगा। देश के नेताओं से विनती, खत्म हो गया अब चुनाव, सब नेताओं से विनती है, मिलजुल कर सब काम करो बस हाथ जोड़कर विनती। खत्म हो गया अब चुनाव, सब नेताओं से विनती है, मिलजुल कर सब काम करो बस हाथ जोड़ यही विनती है।
छोड़ो आपस की तकरारें और काम की बात करो। देश का हित हो जिस निर्णय से, उस निर्णय की बात करो। बहस करो और खूब करो, बहस करो और खूब करो, पर संसद को नहीं ठप्प करो। प्रजातंत्र के मंदिर में नित नए नए संकल्प करो। बड़ी उम्मीदों से चुनाव में, बड़ी उम्मीदों से चुनाव में जनता आपको चुनती है। खत्म हो गया अब चुनाव, सब नेताओं से विनती है। जो मुद्दे हैं संसद के, उनको संसद में निपटाओ। संसद के मुद्दों में अब ना जनता को तुम उलझाओ। जनता ने जब चुना तुम्हें, जनता ने जब चुना तुम्हें, अपनी उलझन सुलझाने को क्यों लाते हो सड़कों पर फिर मांग उन्हें मनवाने को। सड़कों वाली राजनीति अब, सड़कों वाली राजनीति अब जनता को भी खलती है। खत्म हो गया अब चुनाव, सब नेताओं से विनती है, सब नेताओं से विनती है। और आगे सुनिएगा कि विषय आंतरिक हो तो लड़ो, विषय आंतरिक हो तो लड़ो और आपस में तुम बहस करो। किंतु सीमाओं की बात पर एक रहो, मत बहस करो। सेना को और सैनिक को तुम, सेना को और सैनिक को तुम राजनीति से दूर रखो। सेना का अपमान न हो, इस बात का ध्यान जरूर रखो। और सेना की देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा सेना से ही मिलती है। खत्म हो गया अब चुनाव, सब नेताओं से विनती है। और अंतिम खंड सुनिएगा कि रहे शिष्टता संसद में और मर्यादा शब्दों की हो। रहे शिष्टता संसद में और मर्यादा शब्दों की हो। ऊंच नीच ना जात पात, बस बात सही मुद्दों की हो। प्रजातंत्र के प्रहरी बनो, प्रजातंत्र के प्रहरी बनो और प्रहरी सा व्यवहार करो। जनगण मन का मान बढ़े, माँ भारती की जयकार करो। सबसे पुराने लोकतंत्र में, सबसे पुराने लोकतंत्र में अपने देश की गिनती है। खत्म हो गया अब चुनाव, सब नेताओं से विनती है। मिलजुल कर सब काम करो, बस हाथ जोड़ यही विनती है, बस हाथ जोड़ यही विनती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुरेश भाई भाई बहुत बढ़िया सुरेश भाई साहब, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय को मेरे को देखना पड़ रहा है। 5:40 जी। हुए हैं और हमारे बहुत सारे साथी हैं। थैंक यू सो मच सुरेश भाई साहब, बड़ा आनंद आया। मैं बहुत ही आदर के साथ अनीता गुप्ता जी जयपुर से आपको आपका स्वागत करता हूँ। और उसके बाद में हम गीता जी को लेंगे। गीता जी ने नया नया ज्वाइन किया है, तो उसके बाद गीता जी को। चलिए अनीता जी जयपुर से। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। अभी एक छोटी सी बात मैं इससे पहले कहना चाहती हूँ, कहानी से पहले, कि जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, अर्थ डे, रेफ्रिजरेशन डे, मतलब हमारी सनातन संस्कृति पर अगर हम जाते हैं तो प्रातः काल ही माता पिता को नमन, गुरु को नमन, सब वृद्ध जनों को प्रणाम, सूरज को अर्घ देना, तुलसी पीपल जल सींच देना, पशु पक्षियों को चारा देना, चींटी को दाना देना, तो ये सब हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति की पूजा शुरू से ही थी। ये डे जो अर्थ डे, मदर्स डे, ये सब तो मार्केटिंग हो गई। तो हम अगर वापस लौट कर अपने पुराणों पर आए तो शायद प्रकृति की पूजा हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से ही हमें सिखा रखी थी, हम ही भूले बैठे हैं। हाँ, ये तो सब दोबारा याद करने के तरीके हैं। सुनाइए अपनी बात, सुनाइए। सही कहा। हाँ, चलिए। मैं पूर्व में हरिराम जी व्यास की कहानी पर थी। एक संत उनके यहाँ उनके भाव की परीक्षा लेने आए थे और प्रभु को जब भोजन निवेदन किया उनको, तो उनके मुंह पर थाली मार दी उन्होंने
और कहे कि मैं ऐसा भोजन नहीं खाता, और संत जी ने व्यास जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि मैं ऐसे ही भोग लगा देता, पर आपने बड़ी कृपा की। तो वहां से ये कहानी थी, और संत ने बड़ा आशीर्वाद दिया कि आपसे ये धरा धाम पवित्र होगा और युगों युगों तक आपका नाम या आपका यश गाया जाएगा। श्री व्यास जी के दिन अति आनंद से प्रभु की सेवा करते और प्रभु के भक्तों की भक्ति करते हुए कट रहे थे। एक दिन बड़ी ही विलक्षण घटना घटी। कोई किसी नगर के बड़े सेठ पधारे और बड़ा ही सुंदर रेशमी वस्त्र प्रभु को निवेदन करने आए थे। व्यास जी को देकर बोले कि आज अपने लाडले लाल श्याम सुंदर को ये रेशमी पाग धारण करवा दीजिएगा, बड़ी ही सोहेगी उनकी मोहिनी मुखमंडल पर। और प्रसन्न चित्त व्यास जी ने वो सेवा स्वीकार कर ली और पूजा के समय ठाकुर जी को वो रेशमी पाग वस्त्र धारण कराने लगे। कई घंटे बीत गए, लेकिन व्यास जी वो पाग धारण ही नहीं करवा पाए। वस्त्र रेशमी था, बार बार फिसल जाता था, और खींचकर हार कर व्यास जी ने प्रभु का श्रृंगार अधूरा ही छोड़ दिया और जाकर मंदिर के किसी कोने में जाकर बैठ गए और प्रभु के भजनों में लीन हो गए। अब शिष्यों ने ठाकुर जी को राजभोग निवेदन कर पर्दा कर दिया और सांझ तक व्यास जी भजन में लीन रहे। एक ब्रजवासी आया, प्रणाम निवेदन कर बोला, प्रभु आज तो आपने जुगल किशोर जी को क्या जोर की पेचदार पाग बांधी है, क्या अद्भुत श्रृंगार किया है कि नजर हटती ही नहीं। आपकी तो भावना बड़ी ही निराली है। ध्यान टूटा व्यास जी का, सोचने लगे, अरे ये ब्रजवासी मुझे उलाना देता है, मैं तो भूल ही गया था कि प्रभु का श्रृंगार अधूरा छोड़ के आ गया था। दौड़ पड़े मंदिर की ओर और पट हटाया, देखा तो अचरज से देखते रह गए। जुगल किशोर जी की क्या सुंदर रंगमंगी, क्या जगमगी पाग लटक रही है बाम भाग, और व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में पड़ गए। अरे सुगढ़ सांवरे सलोने, इतनी सुंदर पाग तुझे बांधनी आती है तो तू क्यों कर मुझसे पाग बंधाने लगा। अगर मैं जानता कि तुझे इतनी सुंदर पेचदार पाग बांधनी आती है तो मैं व्यर्थ ही क्यों प्रयास करता। और नित्य ही व्यास जी की सेवा भावना बढ़ती जा रही थी। उनका यश चतुर्दश दिशाओं में फैलता जा रहा था। एक दिन की बात है कि व्यास जी के मंदिर में एक संत जो बरसों से रहते थे, बड़े भोले भाले महात्मा थे, जगत के व्यवहार से निपट अछूते थे, प्रभु को भोग निवेदन करने पर सुंदर सुंदर भजन गाते थे। और वृंदावन के ठाकुर तो राग और भोग के ठाकुर हैं। न जाने क्यों संत के मन में चटपटी लगी कि मुझे तो भ्रमण करने जाना है, तीर्थ करने जाना चाहिए, व्यास जी से निवेदन किया जाना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, अरे भाई, कोई वृंदावन को पीठ देकर भला जाता है? बड़े जन्मों के पुण्य अर्जित हो तो वृंदावन वृषभानु दुलारी कृपा करती है और वृंदावन का वास मिलता है। व्यास जी तत्वज्ञ महापुरुष थे, संत का भला करना चाहते थे। बोले, आप नहीं मानते तो जाइए, लेकिन देखिए आपके ठाकुर जी तो यहीं रहना चाहते हैं। संत के पास एक शालिग्राम जी थे जो व्यास जी के मंदिर में रहते थे। अब संत ना माने तो व्यास जी ने उनकी शालिग्राम जी की संपुट में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बंद करके दे दिया और संत चल पड़े। शालिग्राम जी की पुस्तिका को अपने गले में लटकाए। अभी 2 मील ही चले थे कि संध्या वंदन का समय हो गया। कल कल करती कालिंदी समक्ष थी और वृंदावन की सीमा तक पहुंचे ही थे। संत ने यमुना जी में स्नान किया और तुलसी पत्र लेकर शालिग्राम जी की संपुटिका खोली। लेकिन ये क्या, शालिग्राम जी तो उड़ चले मंदिर की ओर। भोले भाले संत रोने लगे, अरे मेरे शालिग्राम जी उड़ गए, कोई देखे। और रोते रोते व्यास जी के पास पहुंचे और बोले, शालिग्राम जी आए क्या? व्यास जी ने कहा, अरे वो तो मंदिर में आ गए, वो देखो प्रभु के चरणों में कैसी शोभा देते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपके शालिग्राम जी जाना नहीं चाहते। वस्तुतः व्यास जी ने संत के जन्म जन्म का प्यासा जो जीव था उसका उद्धार कर दिया, वृंदावन का अखंड वास दिलवा दिया। ऐसी अनोखी घटनाएं नित्य घटती। और उधर ओरछा के राजा, आप लोगों को याद होगा कि व्यास जी ओरछा के राजगुरु थे। तो जो ओरछा के राजा मधुकर शाह थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और गुरु के चरणों में उनकी बड़ी निष्ठा थी। रोज रोज राजा पत्र भेजते, गुरुदेव आपके सानिध्य के बिना भक्ति रुचती नहीं, लौट आइए, राजमहल आपके सानिध्य को तरसता है। लेकिन व्यास जी का मन लग गया था वृंदावन में। राजा के नित्य पत्र आते और व्यास जी कोई जवाब नहीं देते। तो हार कर राजा ने 11 पंडित भेजे और कहा, जाओ व्यास जी को लेकर आओ। लेकिन व्यास जी ने लौटा दिए कि थोड़े दिन बाद मैं स्वयं ही आ जाऊंगा। अब तो राजा चिंतित हो गया, अरे गुरुदेव तो लौटना ही नहीं चाहते, गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, राजनगर सूना है, सत्संग के बिना रहा नहीं जाता। बड़े चिंतित मन से राजा सभा में आया तो मंत्री ने उपाय सुझाया कि कोई 101 विद्वान पंडितों को बुलाया और राज आज्ञा दी कि अगर गुरुदेव को लिए बिना लौटे तो दंड दिया जाएगा। अब वो पंडित जाकर मंदिर में व्यास जी की शरण में आए। व्यास जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि वृंदावन छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा।
पंडितों का समाज चरणों में पड़ गया, हमारे जीवन की क्या गति होगी, राजा दंड देगा, हो सकता है मृत्यु दंड दे दे, और ये ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। अब व्यास जी सोच में पड़ गए, बोले ठीक है, अभी अभी रास बिहारी का झूला उत्सव चल रहा है, समाप्त होते ही चलेंगे। झूला उत्सव समाप्त हुआ तो फूल बंगला उत्सव शुरू हो गया। करते करते 6 महीने निकल गए। अब पंडित समझ गए कि ये टाल रहे हैं, तो सबने एकजुट होकर कहा कि आज शाम यदि आप नहीं चले तो हम सब यमुना जी में कूद कर अपने प्राण दे देंगे और ब्रह्म हत्या के दोषी आप होंगे। व्यास जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, बोले देखो चलो चलते हैं, पहले राधा बल्लभ के दर्शन कर लेते हैं, फिर विचार करते हैं। इसी बातचीत में इतना समय निकल गया कि राधा बल्लभ की राजभोग की आरती हो गई, मंदिर के पट लग गए। जब व्यास जी ब्राह्मणों सहित मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचे तो एक मेहतरानी प्रसाद की डलिया लेकर जा रही थी। व्यास जी ने पूछा, बाई आरती हो गई क्या? वो बोली, हाँ महाराज, आरती भी हो गई और प्रसाद भी बट गया, आज आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया है। ठाकुर जी का तो पट भी बंद हो गया है। व्यास जी ने उसकी डलिया में से एक प्रसाद की दोने में कड़ी का दोना था, उसमें से एक पकौड़ी निकाली और जय राधा बल्लभ की बोलकर पकौड़ी अपने मुख में डाल ली। वो कालखंड और वो ब्राह्मण संप्रदाय छी छी कर उठा, अरे मेहतरानी के तो स्पर्श का दोष है, इन्होंने तो उसका झूठा दोना से पकौड़ी खा ली। वस्तुतः व्यास जी को तो वो राधा बल्लभ का प्रसाद दिखा और ब्राह्मणों को दिखी मेहतरानी। लौट लिए ब्राह्मण, ये तो पथभ्रष्ट हो गए, इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, ये तो ब्राह्मण भी नहीं रहे, राजा को समझा देंगे, ये गुरु पद के योग्य नहीं है, ये तो मेहतरानी का झूठा खाते हैं। और व्यास जी मुस्कुरा दिए, सोचने लगे, अरे राधा बल्लभ के प्रसाद का ही तो महत्व है, क्या महिमा है इस प्रसाद की। 6 महीने से गले पड़े थे और एक पकौड़ी ने जगत के सारे बंधन छुड़ा दिए। जय श्री राधा बल्लभ। जय श्री कृष्ण। लोग चकित रह गए, लेकिन प्रेम की बात है। गीता जी आपका बहुत स्वागत है। जी सर, सृजन ग्रुप में धन्यवाद। हम सब आपका आप स्वागत करते हैं। जी सर, आपका अधिक समय नहीं लूंगी, मुझे पता है समय हमारे पास कम है। नमस्कार गुणीजनों, मैं गीता सेठ हूँ। आज छोटी सी एक मैंने कविता लिखी है। आपको याद होगा पिछले साल पनडुब्बी डूब गई थी हमारे यहाँ। द सबमरीन imploded in the sea when it was going to see the Titanic. So I have written something on it on a just a small page. पनडुब्बी क्यों डूबी? वो नहीं डूबी, डूबी इंसान की असीमित असंतुलित इच्छा। भूखे को रोटी नहीं तो उसकी तो श्री हरि ले रहे परीक्षा, और इन्हें देखो करने चले समंदर की समीक्षा। गजब की नब्ज है मस्तिष्क की, निरंतर निर्यात करती है। एक रोटी का भूखी देह भूखंड को खंडित करने को ललायत रहती है। प्रकृति ने अपना सब निछावर किया, क्या धरा क्या आसमान। उथल पुथल पर अड़ा रहा मदमस्त शैतान इंसान। जल ही जीवन है, अतः दल में ईश्वर रचित संसार है, और इंसान उस श्री हरि के निर्माण का कर रहा संहार है। हैसियत बढ़ गई भाई हमारी, हम फला फला हो गए, पता ही नहीं चलाया, मर्यादा कब हटाकर मगरूरता में खो गए। धरा ही नहीं, हमें आसमान को भी और जल को भी खोजना है। देखो तो जरा उस मूक ईश्वर की आगे क्या योजना है। ओहदा धन दौलत है, अब तो भगवान को भी समझ लूं। कैसे चलता है जीवन चक्र, शायद मैं भी कुछ बदल दूं। इंसान हूं, अब घमंड आना तो लाजमी ही है। इंसान ही हूं, क्या पता मुझ में कोई रत्ती भर भी कमी है। अब समझे पनडुब्बी क्यों डूबी जनाब। ईश्वर की बराबरी करने चला इंसान बिना हिसाब। अपनी दृष्टि से हर कोण में मानव सारी दृष्टि में हस्तक्षेप करता है। यह आपादापी देख, फेरबदल होता देख, ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है। पता नहीं फिर कब डूबेगी पनडुब्बी अब आगे की। छेड़छाड़ होती रहेगी जब तक मानव प्रजाति की। भीगे हृदय से तहे दिल से श्रद्धांजलि उन परिवारों को जिन्होंने खोया प्राणों से प्रिय अपने चंद सितारों को। धन्यवाद। वाह क्या मुद्दा उठाया, देखिए वाह, अद्भुत अद्भुत। हाँ वेरी नाइस, व्हाट अ नाइस एंगल, ब्यूटीफुल थॉट। वीना गोयल जी आपका स्वागत है शुजालपुर से। सभी का अभिवादन। और आज मैं अपने संस्मरण आपके साथ लेकर आई हूँ। इसके बाद मैं जगदीश कंधारी साहब आपको बुलाता हूँ। जगदीश जी आप तैयार रहिए। हाँ सुनाइए वीना जी। अभी गर्मियों को ध्यान में रख के, जल संकट को ध्यान में रखते हम लोगों ने, मैंने आपको नेकी की दीवार से एक बार परिचय करवाया था, तो अभी हम लोगों ने एक आंदोलन, एक मुहिम शुरू करी है
बच्चों के द्वारा अभी जो सीजन में फल आ रहे हैं उनकी गुठलियां इकट्ठा करना, बीज इकट्ठा करना और वो बीज का सुखाकर संरक्षण करके सीड बॉल बनवाए। तो ऐसे 1000 बॉल बनवाए थे। और यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार को जब ये कंसेप्ट बताया तो उन्होंने बच्चों के साथ नदी के जो किनारे पर वो बॉल उन्होंने भी थ्रो करे। कंसेप्ट है थ्रो थ्रू ग्रो, एक खेल खेल में पेड़ उगाए। तो ऐसा करके उन्होंने, जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम, क्योंकि पशुओं को भी हरा चारा नहीं मिलता, तो जो चरी आती है उसका बीज, उन्होंने बोला कि आप इसके सीड बॉल बनाए। बच्चों में असीमित ऊर्जा होती है, खाली हमको उसको दिशा देना होता है। तो एक दिन में बच्चों ने 3000 सीड बॉल चरी के बनाए 1 घंटे के अंदर। और वो जो कि भोपाल पहुंचे थे। तो एक है ना, मतलब आप सबके आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से एक बहुत अच्छा नेक कार्य यहाँ चल रहा है। और मैंने खुद ने भी घर पर 100 बील पत्र के पौधे लगा चुकी हूँ, जो मैं निःशुल्क सब जगह लगाऊंगी, उसको भेंट करेंगे। बील पत्र भी बीले के बीज से बन जाता है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो पौधे भी बताती हूँ किस तरह से बढ़ रहे हैं वो। हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं और घर पर ही पौधे तैयार कर रहे हैं। एक छोटी सी नर्सरी जैसी है, देखिए। हाँ, ये आपके स्माइली गमले भी देखे हमने पिछली बार। हाँ, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। चलिए, आप बनाइए प्रोग्राम, अगली बार मौसम ठीक हो जाए, जनक दीदी को वहीं पे बुला के एक बार जनक दीदी का टॉक रखवा दीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये जो कार्य है अभी, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं सृजन की मीटिंग में कई बार अर्जेंट जाना होता है वहां पर। अरे आप ये तो थ्योरी है और आप प्रैक्टिकल कर, आप प्रैक्टिकल करते रहिए, बीच बीच में थ्योरी ना। बहुत अच्छा लग रहा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सभी। थैंक यू वीना जी। क्या देखिए, हमारी इनसे मुलाकात हुई जब इन्होंने अपने पतिदेव की इलाज के लिए ये आई, और तो उसके बाद में ये आ गए। देखो, नाम लेते से ही पीछे आ जाए। क्या आप इंतजार कर रहे थे मैं जब आपका नाम लूंगा तभी दर्शन दोगे आप? मैडम की सेवा करना सर, सर एक गुड न्यूज है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया, मेरी मेडिसिन बंद हो गई। बहुत बढ़िया। हमेशा कहती है पन्नियां कम किया करो, दवाइयों की पन्नियां भी कम करें। थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। पुष्पा खंडेलवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जगदीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जगदीश साहब, पुष्पा दीदी। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। सभी को नमस्कार। एक 2 लाइन का गीत आपकी पसंद का, भरत भैया। आज मैं मीटिंग चल रही थी, मैं कहीं बाहर गई थी, मैं अभी घर में आई हूँ, आपकी पसंद का गीत सुनाती हूँ। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी सभी का है तू, सभी है तेरे। अरे, आपने पापा की याद दिला दी। पापा का भी बड़ा फेवरेट था, मैं पापा बड़ा के साथ, पसंद का गाना था पापा जी को। हाँ, ये लोग साथ में सुनते थे। वाह वाह, सभी का है तू, सभी है तेरे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही आदर के साथ फिर एक बार पुकार रहा हूँ जगदीश कंधारी साहब,
आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो प्रकट हो जाएं, और नहीं तो मैं जय कृष्ण चंदक साहब, स्वागत है आपका, सुनाइए। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार। चंदक भाई नमस्कार। नमस्कार दादा, नमस्कार। हमारे असली खिलाड़ी चलिए, अब उतरे हैं मैदान में, अब सुनाइए जय कृष्ण भाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, 2-3 हफ्तों के बाद आना हो। पहले तो एक खुशखबरी आप सब लोगों को दे दूं कि मैंने मेरे बेटे की सगाई कर दी। क्या बात है, बधाई, तो खुद ही लगते हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बधाई। मेरा बेटा पिछले साल सीए हुआ था, अभी 24 का हुआ है। बहू भी सीए है और बेटा भी सीए है जी। और एक गजल, बिल्कुल ताजा गजल। गजल का मतलब देखिएगा। पानी, पानी के कितने रूप, और पानी से मैंने इस दुनियादारी को जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल ताजा प्रयोग, सुनिएगा कि रंग कितने बदल गया पानी, रंग कितने बदल गया पानी, हाथ से अब फिसल गया। क्या बात। रंग कितने बदल गया पानी, हाथ से अब फिसल गया पानी। और पानी कहाँ कहाँ, कि हो वो गड्ढा या ताल सागर हो वो गड्ढा या ताल सागर हो, घर हो कैसा भी पल गया पानी, घर हो कैसा भी पल गया पानी। और एक शब्द है सहरा, उसको मरुस्थल रेगिस्तान बोलते हैं। सुनिएगा, ये जलन की भावना मैंने पानी से जोड़ने की कोशिश की। सुनिएगा कि सर्द सागर के साथ देखा जब, सर्द सागर के साथ देखा जब, गर्म सहरा को खल गया। क्या बात है, क्या बात। सर्द, गर्म सहरा बहुत कर बहुत गया। धन्यवाद सर कि सर्द सागर के साथ देखा जब, गर्म सहरा को खल गया पानी। और ये शेर जो मेरी पसंद का है, सुनिएगा कि भूख, डॉक्टर साहब सुने, सुरेश भाई साहब सुने, जी जी जी। भूख में चार कोर, भूख में चार कोर खा करके, भूख में चार कोर खा करके, दर्द के संग निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, दर्द के साथ निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि भूख में चार कोर खा करके, दर्द के संग बहुत सुंदर निकल गया पानी। और पानी के दो रूप जो हम लोगों की जिंदगी में हमेशा जुड़े हुए हैं, एक तो जो पानी है वो तो वही, पर ये दो रूप मैंने कोशिश की है कि वो पसीना है, कभी आंसू भी। वो पसीना है, सिंह साहब सुने कि वो पसीना है, कभी आंसू भी, कितने चेहरों में ढल गया। वाह, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो पसीना है, कभी आंसू भी, कितने चेहरों में ढल गया पानी। और ये शेर इंसानी फितरत, आज के दौर के इंसान की फितरत, अगर इन दो पंक्तियों में मैं कह पाया हूं तो आप मेरा समर्थन कीजिएगा कि यूं तो हम बहुत स्वाभिमान की बात करते हैं, पर जहां फायदा होता है वहां हमारा स्वाभिमान स्वाहा हो जाता है। सुनिएगा कि वक्त आया तो बर्फ जैसा था। डॉक्टर साहब सुने, वक्त आया तो बर्फ जैसा था, वक्त आया पिघल गया पानी। वक्त आया तो पिघल गया पानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद कि वक्त आया तो बर्फ जैसी। यूं हमारे सिद्धांतों पे अडिग रहते हैं, और जहां फायदा दिखा वहां लचीले हो जाते हैं कि वक्त आया तो बर्फ जैसा था, वक्त आया पिघल गया पानी। और जिस शेर के लिए मैंने गजल कही है, गजल शेर सुनिएगा कि इससे बड़ी हकीकत आज के दौर की शायद ना मिले कि आग
ऐसी लगी है दुनिया में, आग ऐसी लगी है दुनिया में, आज पानी से जल गया पानी। पानी से जल गया। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत 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 थैंक यू सो बहुत मच धन्यवाद। जय कृष्ण जी। देखिए दोस्तों, एक शेर और आखिरी बचा है इसका, हाँ कि सुनाइए। आग ऐसी लगी है दुनिया में, आज पानी से जल गया पानी, और साथ जय के तुम्हारी महफिल में, साथ जय के तुम्हारी महफिल में, एक गा के गजल गया पानी, एक गा के गजल गया पानी, रंग कितने बदल गया बहुत पानी। जय हो, आज जय कृष्ण भाई की जय हो। वाह दोस्तों, चंद्र। बहुत देखिए बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत लाइनें लिखते हैं और हमेशा ये भी कुछ ना कुछ प्रेरणा वाली बातें करते हैं। जगदीश कंधारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर छाया चंदेल शिकागो से, सीनियर पीडियाट्रिशियन है, हमारी मित्र हैं डॉक्टर छाया। नमस्ते, नमस्ते सभी को। मैं कुछ और बोलने वाली थी, पर जय कृष्ण भैया ने जब वो पानी की बात की तो एक मैंने पहले भी सुनाया था कि दुनिया में सबसे महंगा पानी है आंसू। उसमें 1% तो पानी है, पर 99% भावनाएं हैं। तो यदि आप किसी का दिल दुखाए तो उनसे माफी जरूर मांगे, और कोई आपका दिल दुखाए तो उनको माफ जरूर करिए। थैंक यू। नमस्ते सभी को। माय गॉड, देखिए क्या बात, बहुत बड़ी बात कर दी बिल्कुल सही कहा। छाया जी ने, बहुत अच्छी बात वाह, की। डॉक्टर छाया। 1 मिनट के अंदर उन्होंने कितनी गहरी बात बताई। देखिए तो चलिए, 1% पानी है और 99% फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये याद रखें हमेशा। किसी नहीं, वो काम छाया जी, आपकी बात तो मुझे डॉक्टर साहब अगर एक आधा मिनट की अनुमति और लूंगा मैं आपसे, कहिए। कि वो 4 पंक्तियां मेरी जो मतलब सुनाने का मन है, कि शब मतलब रात, सहर मतलब सुबह। सुनिएगा कि शबों की रहनुमाई कर रहा है, शबों की रहनुमाई कर रहा है, सहर से बेवफाई कर रहा है। वाह आज का इंसान शबों की रहनुमाई कर रहा है, शहर से बेवफाई कर रहा है, और न जाने क्या हुआ है जो आज सूरज, न जाने क्या हुआ है जो आज सूरज उजालों से लड़ाई कर रहा है। उजालों से लड़ाई कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा सेशन था। नमस्ते सभी को। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। आज अलग अलग वैरायटी में हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करता हूँ जो हम मूड से बैठे थे उससे बेहतर मूड से उठ रहे हैं। थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। अगले बुधवार को ठीक शाम को 5 बजे फिर मुलाकात करेंगे। सब लोग अपना सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। नमस्कार भैया। जय श्री कृष्ण।